राम रहीम करीम समान, सबको सम्मति दे भगवान। सीताराम राधे श्याम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मोहन के पिता का साथ स्कूल के दिनों में ही मोहन से छूट गया था और 22 साल की उम्र में लंदन में उनके करियर का आगाज़ हुआ ही था कि मोहन की माताजी और गुरु पुतलीबाई जी स्वर्ग सिधार गई थी, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी कश्मकश में मोहन लंदन छोड़कर बम्बई की कचहरियों में खाक छान रहे थे। इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली मोहन वॉज अ रेक, और वकालत की जो दुनिया थी वो भी उनको कुछ खास समझ में नहीं आ पा रही थी। मोहन को अपनी भारतीयता पर विश्वास था, अपने धर्म की ताकत जो उन्हें माँ से मिली थी उस पर अखंड भरोसा भी था। पर लंदन में बिताए 5 सालों में इन दोनों आधारों पे, यानी कि भारतीयता और धर्म, इन पर लगातार प्रहार हुआ था। प्रश्नों का एक चक्रव्यूह गांधी और भारत दोनों को लगातार घेर रहा था। मोहन के बाल विवाह पर रोचकता की आड़ में अपमानजनक सवाल पूछे जाते थे। मोहन के धार्मिक आग्रहों को कटघरे में खड़ा भी करते थे उनके मित्र और संपर्क के लोग। मोहन भी लंदन में उधेड़ते बुनते रहते थे कि भाई भारत इतना महान है तो गुलाम क्यों हैं? भारत के अलग अलग धर्मों के लोग तो लड़ते रहते हैं, क्या ये एक सफल और महान सभ्यता के लक्षण हैं? ये कालखंड ऐसा था कि सवाल भी खुद करता था और जवाब भी खुद देता था। प्रश्नों और उत्तरों का ये कुचक्र गुलाम भारतीयों के अंदर हीन भावना को कूट कूट कर भर रहा था। वो कहता था, भारत गुलाम इसलिए है क्योंकि उसके धर्म, जबानों और सामाजिक रीति रिवाजों में वो ताकत ही नहीं जो एक आधुनिक, मॉडर्न, संपन्न और पौरुष से भरे विजेता देश को चाहिए। ये धारणा बढ़ावा पाती थी क्योंकि राजनीतिक रूप से भारत इस वक्त पराजित हो गया था। पर इसका क्या ये मतलब था कि भारत के जो बाकी और आयाम या पक्ष या डायमेंशंस हैं वो भी हीन और बेमानी हैं? वकील मोहनदास बंबई में आधुनिकता और परंपरा के बीच इसी खाई के अंधेरे में गुमसुम और गुमनाम घूमते रहते थे और सोचते रहते थे कि भारत के धर्म और विचार की पराजय को शायद उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अंग्रेजी आधुनिकता, मटेरियल गेन्स को एक अखंड सच मानकर नतमस्तक हो जाना चाहिए और वकालत का जो सीधी सीधी लाइन उनको मिली है वो पकड़ लें और अपने काम से काम रखें और चुपचाप स्वीकार कर लें कि भारत के मूल्यों, यानी कि सत्य, धर्म, अहिंसा, दया और वीरता का आर्थिक विकास और आधुनिक होने से भाई साहब कोई वास्ता, रिलेशन नहीं है। छोटे हो गए और संकुचित से मोहन, लाइक अ रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स नो मॉस, इसी भाव से पूरा दिन बंबई की गलियों में बेसिकली अंधी आवारागर्दी करते रहते थे। यही वॉन्डरलस्ट या यायावरी एक दिन संयोग से उन्हें एक परिचित द्वारा दिए गए एक एड्रेस पर ले गई। बंबई की एक आलिशान हीरे के शोरूम के बाहर खड़े थे गांधी जी या मोहन। उन्होंने एक बार तो सोचा कि यहाँ इस हीरे के शोरूम में कौन सी लाइफ कोचिंग या मोटिवेशन या रास्ता मिलेगा। बहरहाल जब दरवाज़ा खुला तो मोहन का एक हम उम्र और बड़ा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जमीन पर चमकीले हीरों और शाइनी जवाहरातों के बीच बड़े ही शांत, निर्विकार और तटस्थ भाव से बैठा हुआ था। ये जो सज्जन थे वो एक नज़र से हीरा तराशते थे और दूसरे से अपने सहायक को कुछ निर्देश देते थे कि बही खाते को दुरुस्त किया जाए। इस जौहरी का नाम था रायचंद भाई और जिन्हें घेरे हुए थे उस वक्त दर्जनों और अलग अलग धर्मों के कई सारे लोग, और जो सामने बिखरे चमके हीरों से ज्यादा रायचंद भाई जौहरी की आभा और रोशनी के मुरीद प्रतीत होते थे मोहन को। रायचंद भाई
जिस कुशलता से अपना बिजनेस मैनेज करते थे, वो उसी भाव से लोगों के साथ धर्म और जीवन पर सघन यानी कि डीप चर्चा भी करते थे। बता दूं कि ये साधारण वस्त्रों में जमीन पर बैठा 25 साल का नवयुवक सफल व्यवसायी रैचंद भाई, उनके बिजनेस सेंस और सफलता का जो चर्चा था वो पूरे बंबई में घूमता था। एक से एक धन्ना सेठ रायचंद भाई के दरवाजे पे उनसे टिप्स लेने आते थे। 25 साल के रायचंद भाई से 23 साल के मोहन इम्प्रेस तो हुए, पर बैंटर यानी कि चकल्लस करने के लोभ को, क्योंकि दोनों युवा थे, उसका वो त्याग नहीं कर पाए। बता दूं कि पूरे बंबई में रैचंद भाई इस वक्त शतवधनी के नाम से भी मशहूर थे, यानी कि अपनी स्मृति या मेमोरी की शक्ति के लिए उनका लोग लोहा मानते थे। मोहन ने टेस्ट लेने के लिए 100 अलग अलग बातें अलग अलग विषयों पे अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, स्पेनिश में ऊल जलूल ऑर्डर में लगभग बड़बड़ाते हुए बोली। रायचंद भाई ने भी आई एम गेम के भाव से मुस्कुराया और फिर मोहन की कही कही एक एक बात अलग अलग विषयों पे अलग अलग जबानों में, जैसा ऑर्डर मोहन चाहते थे उसमें आगे से पीछे, पीछे से आगे, बीच से आगे, बीच से पीछे रिपीट की। मोहन हाजिर जवाब यानी कि टू शेड हो गए थे। पर ये तो एक असली और गहरे करिश्मे की एक शुरुआत मात्र थी। धर्म के महाज्ञानी और सफल हीरा व्यवसायी रैचंद भाई ने मोहन को दिखाया कि सत्य और धर्म का विचार दुनियादारी और आर्थिक सफलता से डीपली जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट सत्य और धर्म रायचंद भाई के बिजनेस सेंस और आर्थिक सफलता या गुड डिसीजन मेकिंग का मेन आधार है। रायचंद भाई ने मोहन को दिखाया कि आप जिस धर्म या रिलीजन में जन्मे हैं या संस्कारित हैं, वो एक तरीके से आपका घर या मकान है। उसकी छत और दीवारें आपकी पहचान हैं, आइडेंटिटी हैं, आपकी सुरक्षा हैं। पर साथ ही साथ अपने इस घर के खिड़की और दरवाज़ों को खुला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि और धर्मों और अलग विचारों की जो हवाएं हैं ताज़ा, वो आपके घर में आती रहें, माहौल अच्छा रहे। रायचंद भाई अपने जन्म के धर्म के साथ भारत के जो और धर्म थे, जैसे सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या यहाँ तक कि नास्तिकता के विचार के भी वो महाज्ञानी थे। और मोहन को उन्होंने आगे और समझाया कि ये सारे अलग अलग धर्म मानव सोच की हाईएस्ट फ्लाइट या उच्चतम उड़ानें हैं और हम सब की यानी कि मानव की साझी सभ्यता या कॉमन हेरिटेज हैं। परंपरा से मिले धर्म को आज या करंट मोमेंट में जीवंत कैसे रखा जाए और अपने विचार और धर्म को एक हैप्पी एनवायरनमेंट में दूसरे अलग अलग विचारों से कैसे जोड़ा जाए, इसकी चाबी रायचंद भाई ने मोहन को दी थी। और साथ ही साथ धर्म और भारत के विचार के प्रति जो अनादर उस वक्त के शासन में और एक खास समाज के सो कॉल्ड आधुनिक वर्ग में फैल रहा था, उसके भयावह दुष्परिणामों यानी कि बैड रिजल्ट्स के बारे में भी मोहन को गुरु तुल्य मित्र और मार्गदर्शक रायचंद भाई ने अनेकों बार सचेत भी किया था उसके खतरों के बारे में। उस वक्त मोहन को अपने सामने जो दुराहा या टी पॉइंट दिखता था, यानी कि धर्म की राह लें या आधुनिकता या दुनियादारी में सफलता ढूंढें, इस चॉइस को रायचंद भाई ने एक फॉल्स चॉइस कहा, यानी कि ये एक कोरी झूठी चुनाव। भाई ने मोहन से कहा कि भाई चुनाव तो केवल सत्य का हो सकता है और वकील साहब मोहन दास को प्रयास करना चाहिए कि वो सत्य की पैरवी करना शुरू कर दें। मोहनदास ने अगर सत्य को, ट्रूथ को क्लाइंट माना तो ना इसमें केवल मोहन का भला था, समाज का भला था, भारत के लोगों का भला था और शायद इन सबसे श्रेष्ठ बात भारत के विचार का भला था। इसी गुरु ज्ञान ने मोहन को आगे की राह दिखाई। मात्र 33 साल की आयु में रायचंद भाई का निधन हो गया था, पर मोहन ने 8-9 सालों के परिचय में लगातार रायचंद भाई से हर छोटी और हर बड़ी बात, चाहे वो राजनीति की हो, धर्म की हो, समाज की हो, पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, ये सारी की सारी उन्होंने रेगुलरली उनके साथ साझा की। साउथ अफ्रीका में संघर्ष करते हुए मोहन और बंबई में बेस्ड रायचंद भाई में खतो किताबत यानी कि पत्राचार निरंतर चलता रहा। ये दोनों सज्जन पत्र मित्र या पेन पैल्स बने रहे और इसी पत्राचार के आशय में, उसके मौजू में, उसके गर्भ में
आने वाले भारत की कहानी की परतें खुलनी थीं। ये परतें कैसे खुलीं और बात कहाँ तक ले जा पाए मोहनदास, ये जानने के लिए आशा है कि आप आगे के भागों में भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।